Hello everybody, welcome to Vani Academy. So as you all know that we have completed our ancient part. So today we are going to start our medieval Indian part, and first of all we will continue the topic, that is perception of society, and we will study with the linkage of the topics from class 7th NCERT which are listed in this book of the 12th NCERT. So let us start. This is me, Palak Agnihotri, and I will teach you the NCERT course. But before reaching to our topic, I would like to tell you that Vani ma'am has started her foundation course on Indian polity on Unacademy. So if you want to take the plus subscription, so you can put her referral code, that is Vani Mehra, to avail 10% discount, as well as you will get her personal mentorship throughout your preparation. She will help you, and instead of spending hours on different courses, you can watch her course. So for more information, you can please see the description box. Now let us come to our topic. So first of all, we will read the introduction of this chapter. Then after we will start linking the topics from the basics NCERT. Now here is written that women और men जो थे वो ट्रैवल करते थे किन किन कारणों की वजह से, खाने की सर्च में, काम की सर्च में, और कभी कभी बचने के लिए नेचुरल डिजास्टर्स से, एज ट्रेडर्स, मर्चेंट, सोल्जर्स, प्रीस्ट, पिलग्रिम्स, और ड्राइवन बाय द सेंस ऑफ एडवेंचर। और कभी कभी वो एडवेंचर के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। जैसे हम कभी अभी जाएँ हिल स्टेशन, हम ज़्यादातर वैसे मज़े के लिए जाते हैं कि हाँ चलो वहाँ का इन्वायरमेंट देखेंगे, मज़ा आएगा। लेकिन कभी कभी हमको लगता है चलो माउंटेनियरिंग करते हैं, किसी को लगता है, बहुत सारे लोगों को लगता है, तो वो एक सेंस ऑफ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर हो जाता है ना। तो कभी कभी लोग एडवेंचर के लिए भी ट्रेवल करते थे कि देखते हैं फार ऑफ द लैंड क्या है, कैसी है। और डिज़ास्टर से बचने के लिए यूँ कि मान लो कि कोई रह रहा है हिमाचल या उत्तराखंड के एरिया में, तो अगर लैंडस्लाइड हो गई जैसे हुई थी अभी कुछ साल पहले, तो उन लोगों को डेफिनेटली उधर से प्लेन एरिया की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा। तो इसलिए भी वो लोग शिफ्ट होते थे। पर एक जगह से दूसरी जगह जाने के बाद उन्हें बहुत सारे चेंजेस नज़र आते थे, लैंडस्केप में, फिजिकल एनवायरनमेंट में, कस्टम्स में, लैंग्वेज में, बिलीव्स में, प्रैक्टिसेस में लोगों की। अब आप यूजुअली एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो आपको इन सब चीज़ों में बहुत बड़े चेंजेस नज़र आएंगे। तो जो कुछ लोग हुआ करते थे ट्रैवल करने जो जाते थे, वो तो अडाप्ट हो जाते थे सिचुएशन के हिसाब से। लेकिन जो कुछ और लोग होते थे वो लिखना स्टार्ट कर देते थे उस पर्टिकुलर चेंजेस जो लोगों ने फील किए और जो नई जगह में हो रहे हैं उनके बारे में वो लिखना स्टार्ट कर देते थे। ठीक है, जो उनको रिमार्केबल लगते थे चेंजेस। जैसे मान लो मैं यहाँ रह रही हूँ, मुझे यहाँ पे कुछ अच्छा मतलब यहाँ मुझे कुछ रिमार्केबल नहीं लग रहा क्योंकि मैं यहाँ बचपन से रह रही हूँ। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं चली जाती हूँ कहीं फॉरेन कंट्रीज़, तो मैं वहाँ पे जो मुझे अनयूजुअल लगेगा, अपनी कंट्री से अलग लगेगा या कुछ दूसरी चीज़ लगेगी, तो मैं उसको नोट डाउन करूँगी अपनी डायरी में। तो ऐसा ही कुछ करते थे जो ट्रैवलर्स होते थे। ठीक है, अब यहाँ पे नो अकाउंट्स लेफ्ट बाय द विमेन लोग जो होते थे उन्होंने अकाउंट्स नहीं छोड़े हैं। तो जो ये अकाउंट थे दैट सर्वाइव्ड आर ऑफन वेरिड इन टर्म्स ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। जो ये अकाउंट्स इन लोगों ने छोड़े, इनके सब्जेक्ट मैटर में ये लोग काफ़ी एक दूसरे से वेरिड थे, अलग थे। तो कुछ लोग जो थे वो कोर्ट अफेयर्स के बारे में लिखते थे कि जहाँ भी हम गए वहाँ के राजा कैसे थे, उनके जो कोर्ट में क्या क्या चीज़ें होती थी, कैसे कैसे लोग आते थे, क्या क्या हुआ। कुछ लोग थे जो लिखते थे रिलीजियस इशू के बारे में, और कुछ लोग जो थे वो लिखते थे आर्किटेक्चर फीचर्स और मॉन्यूमेंट्स के बारे में कि इस पर्टिकुलर राजा ने ये बनवाया, इस पर्टिकुलर राजा ने ये चीज़ बनवाई। जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है सिटी ऑफ विजयनगर का। इसमें 15th सेंचुरी में आए अब्दुल रज़ाक समरकंदी, ये डिप्लोमैट थे विजिटिंग फ्रॉम हिरात। ठीक है, कुछ केसेस में ट्रैवलर्स जो होते थे डिस्टेंट लैंड ना जाकर अपने ही एरिया के बारे में लिखते थे। जैसे कि मुगल एम्पायर में कई लोग थे जो अपने ही एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में लिखते थे कि क्या था उनके पर्टिकुलर एम्पायर में, क्या से लोग थे, क्या कस्टम, क्या फॉलो होती थी चीज़ें। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम यही सब पढ़ेंगे। कई एग्जांपल्स दिए, कई डिस्क्रिप्शंस दिए सोशल लाइफ के ट्रैवलर्स ने सब कॉन्टिनेंट के। तो उसमें हम फोकस करेंगे कुछ लोगों के, 3 लोगों के अकाउंट में। वो कौन है? अल-बिरूनी है उज्बेकिस्तान से 11th सेंचुरी में, इब्न बतूता है मोरक्को से 14th सेंचुरी में, और फ्रेंचमैन फ्रैंकोइस बर्नियर है 17th सेंचुरी में। इन तीनों के जो अकाउंट्स हैं
उनके बारे में हम एक आइडिया लेंगे यहाँ से। उससे पहले मैं मडीवल इंडिया के बारे में आपको बता देना चाहूँगी कि मडीवल इंडिया है क्या। मध्यकालीन भारत है। इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एंशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न। तो एंशिएंट हमने कंप्लीट कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है उनके वीडियोस तो प्लीज़ आप जाके देख लीजिए ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। मिडीवल इंडिया में हम परसेप्शन ऑफ सोसाइटीज आगे देखेंगे क्या थी। इन तीनों जो अकाउंट जो लिखे हैं इन तीनों ने, जिनके बारे में हमने पढ़ा अभी, उनके रेफरेंस से अब हम ये बताना चाहेंगे कि टाइम चेंज हो गया था एंशिएंट के बाद। जो हिंदुस्तान है इसको मिनाज सिराज ने क्या बोला, हिंदुस्तान टर्म निकाला किस चीज़ के लिए, उनका मतलब क्या था हिंदुस्तान से। वो जो एरिया पंजाब का है, हरियाणा का है और जो धरती है गंगा और यमुना के बीच की, उस पर्टिकुलर क्षेत्र को इन्होंने हिंदुस्तान रेफर किया। किसने? मिनाज सिराज ने। 14वीं सेंचुरी में पोएट जैसे अमीर खुसरो आए, उन्होंने हिंद रेफर किया। कुछ सोर्सेस थे हमारे पास जिससे हम पता लगाते हैं इन सब का, जैसे आर्चीव्स, जो जैसे अकाउंट जो रह गए वो कई राजाओं के राजमहल में बचे रहे, आर्चीव, म्यूजियम्स वगैरह में, इन सब चीज़ों में। मैन्यूस्क्रिप्ट्स, पेंटिंग्स, इन सब चीज़ों से हमको पता चलता है कैसा था उस समय का। नई टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई, जैसे कि पर्शियन व्हील यूज़ होने लगा इरिगेशन में, स्पिनिंग व्हील यूज़ होने लगा वीविंग के प्रोसेस में। नए फूड्स, प्रिफरेजेस जो है सब कॉन्टिनेंट में आने लगे, क्योंकि पर्टिकुलर हम कहीं जाएंगे तो अपना खाना हम साथ में लेके जाते हैं, अपनी तहजीब हम साथ में लेके जाते हैं। तो ये आपस में लेन देन जो है खाना और तहजीब का, ये पूरे इंडिया में चलता रहता है, मिंगलिंग हो जाती है आपस में। इसी तरह इंडिया के बाहर भी जो देश के लोग इंडिया में आते हैं तो उनका खाना आता है, जैसे पास्ता आज हमारे पास है, ठीक है, इटालियन फूड है, तो ये सब चीज़ें हमारे पास आती हैं बाहर से। ऐसे ही जो इंडियन फूड और चीज़ें वो बाहर जाने लगी और न्यू फूड और बेवरेजेस जो है वो सब कॉन्टिनेंट में आने लगे। नए ग्रुप से मर्ज हुए, जैसे राजपुत्र, जो खुद को कहते थे राजपुत्र, यानी कि राजा के पुत्र या राजपूत। जाति जो है अपने ओन रूल्स और रेगुलेशन फॉर्म करने लगी। एक भक्ति का आइडिया डेवलप हो गया और जैसे जैसे रिलीजन बढ़ने लगा वैसे वैसे जो प्रीस्ट की क्लास है वो डोमिनेंट होने लगी सोसाइटी में। अब साउथ इंडिया के रेफरेंस से बात करें तो यहाँ बहुत बड़े बड़े लैंडलॉर्ड और वॉरियर चीफ हुआ करते थे, जैसे कि चीफ मैंने बताया था पिछले चैप्टर्स में, वो चीफ थे चेहराज, चोलाज और पंड्याज। तो ये लोग सामंत होते थे, बड़े बड़े रूलर्स के अंदर होते थे। जैसे कि ये बहुत बड़ा किंगडम है, यहाँ बीच में सेंट्रलाइज्ड वे में एक राजा रूल कर रहा, उन्होंने अपने सामंत लगाए हैं 4। तुम इधर मेरा ये वाला पार्ट देख लो, तुम इधर देख लो, तुम इधर देख लो, तुम इधर। लेकिन जब यही सामंत लोग पावर गेन कर लेते थे और वेल्थ गेन कर लेते थे तो ये लोग क्या डिक्लेयर कर देते थे खुद को किंग, कि भाई अब तो हम किंग है, तुम जाओ, राजा को भगा देते थे। फिर क्या होता था, जो राष्ट्रकूटा थे वो चालुक्य के अंडर में थे, मीन्स मेन जो राजा थे वो चालुक्य थे, लेकिन उनके अंडर में जो सामंत थे वो थे राष्ट्रकूटास। और राष्ट्रकूटास में भी कौन? दांती दुर्गा जो थे राष्ट्रकूटा, दांती दुर्गा जिनका नाम था, उन्होंने ओवरथ्रू कर दिया चालुक्य को और खुद को राजा घोषित कर लिया। जो हमने देखा था ना, सामंत पावर गेन कर लेते थे फिर राजा को हटा देते थे। उन्होंने परफॉर्म किया हिरण्यगर्भ नाम का एक रिचुअल ब्राह्मण्स की हेल्प से। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया है कदम्ब मौर्य शर्मा ने और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र का, जो कि ब्राह्मण थे मगर उन लोगों ने आर्म्स ले लिए अपना प्रोफेशन छोड़ के, मतलब ब्राह्मण छोड़ के उन लोगों ने क्षत्रिय बन गए। अब प्रशस्ति लिखी जाने लगी, लैंड ग्रांट्स के लिए कॉपर प्लेट्स में लिखा जाने लगा। प्रशस्ति कैसे, प्रशस्ति क्या होता है? जो कॉपर प्लेट्स में या किसी चीज़ में से इंस्क्राइब्ड रहते हैं, राजा की जो तारीफें होती हैं। हमारी बुक में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति दी गई हुई है, उसको आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं सुल्तान महमूद ऑफ गजनी, अफगानिस्तान। उन्होंने रूल किया वहाँ पे 997 से लेके इतने 1030 तक। अब क्या होता है, ये हम एडी की बात कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने अपना कंट्रोल एक्सटेंड किया कई पार्ट्स में सेंट्रल एशिया के, और उनका टारगेट क्या रहता था? जो गजनी था उसका टारगेट क्या रहता था? वो टारगेट करता था वेल्दी टेम्पल्स पे, उनमें कब्जा करना, क्योंकि टेम्पल्स में उस समय बहुत ज़्यादा पैसा वगैरह लोग दान वान करते और ये सब चीज़ें, और वहाँ पे लोग सोने की मूर्तियाँ और ये सब चीज़ें बहुत रहती थी ना। तो ये जो महमूद गजनी था, इसने क्या किया, टारगेट किया वेल्दी टेम्पल्स पे, जैसे कि सोमनाथ है, सोमनाथ का जो मंदिर है शिव जी का गुजरात में, उसको भी इसने टारगेट किया। ये अपने साथ बहुत सारी वेल्थ जो ले जाता था,
इन सब चीज़ों के बारे में लिस्टेड है अल बिरूनी नाम की किताब। अल बिरूनी ने जो किताब लिखी है किताबुल हिंद नाम की, उसमें अल बिरूनी जो है वो लिखने वाले हैं, उन्होंने क्या लिखा है किताबुल हिंद। अल बिरूनी ने क्या लिखा है किताबुल हिंद। इसे क्या बोलते हैं, ये क्या आप कब पैदा हुए 973 में ख्वाज़रिम में, जो उज़्बेकिस्तान में है जगह। और वो वेल वर्स थे, कई लैंग्वेजेस में उनकी पकड़ थी, जैसे कि सीरियाइक, अरबिक, पर्शियन, हिब्रू, संस्कृत, इन सब लैंग्वेजेस में वो पारंगत थे अल बिरूनी। और उन्होंने लिखी किताब किताबुल हिंद। अभी इसके बारे में हम डिस्क्रिप्शन में अभी और आगे पढ़ेंगे। उन्होंने डेवलप किया एक इंटरेस्ट इंडिया के लिए। अब किताबुल हिंद क्या है, उसमें 80 चैप्टर्स हैं, जिसमें टॉपिक्स हैं रिलीजन के बारे में, फिलॉसफी के बारे में, फेस्टिवल्स के बारे में, अल्केमी के बारे में, कस्टम्स, रिलीजन्स, बिलीफ, इन सब चीज़ों के बारे में इस किताब में लिखा हुआ है। ये अरबिक में लिखी गई है और इसकी लैंग्वेज जो है सिंपल और लूसिड है। इसे तहकीके हिंद भी बोलते हैं, यानी किताबुल हिंद का दूसरा नाम क्या है, तहकीके हिंद भी इसका नाम है। अब हम आगे बढ़ते हैं हिंदू के बारे में। ये जो टर्म है ये आप डिस्क्रिप्शन मतलब इसका या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके पास बुक हो तो उससे आप पढ़ लीजिएगा। मैं इसमें से आपको ये चीज़ बस बताना चाहती हूँ कि सिंधु रिवर के कारण, इंडस रिवर के कारण वो लोग सा नहीं बोल पाते थे अच्छे से अरब्स लोग, तो उन्होंने हिंदू बोलने लगे। ये एक यूपीएससी का क्वेश्चन है कि सबसे पहले हिंदू जो टर्म था वो किसने बोला, तो अरब्स उसका आंसर होता था। यूपीएससी की साइट में आप देख सकते हैं, अरब है उसका आंसर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। अब हम बात करते हैं इब्न बतूता की। तो रिहला उन्होंने लिखी हुई है, मोरक्कन ट्रैवलर थे वो, और उनकी जो बुक है ट्रैवल्स पे रिहला, ये अरेबिक में लिखी गई है। इसमें डिटेल्ड अकाउंट दिया हुआ है सोशल और कल्चरल लाइफ के बारे में इंडिया की 14वीं सेंचुरी में, ठीक है। उन्होंने रिसीव किए कई स्कॉलास्टिक एजुकेशन, मतलब बहुत ही रिसीव की, बहुत अच्छी एजुकेशन उन्होंने पाई। और उनके हिसाब से जो एक्सपीरियंस होता था वो ट्रैवल के थ्रू गेन कर सकता था एक इंसान। एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है ये नॉलेज का, ट्रैवल करना। हम कहीं ट्रैवल करेंगे, उस पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया के बारे में, वहाँ की पॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में, वहाँ की सोशल कंडीशंस के बारे में हमें पता चलेगा। इसी तरह उन्होंने उनका बहुत इंटरेस्ट था, तो इंडिया की तरफ वो बहुत पढ़े लिखे ख़ानदान से भी थे, तो उन्हें एज अ काजी और जज अपॉइंट किया दिल्ली के सुल्तान ने। किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। बाद में इन दोनों के बीच कुछ अनबन हो गई थी, तो ये प्रिजन में भी चले गए थे इब्न बतूता कुछ समय के लिए, पर बाद में इन्हें फिर निकाल कर वहाँ से और यही पोस्ट वापस काजी के पोस्ट में रख दिया। फिर इनको कहा गया कि चाइना आप जाइए, मतलब या फिर इनको चाइना जाना रहा और जो भी है। तो इन्होंने पहले मालदीव्स गए, मालाबार कोस्ट में रहे, मालदीव्स में रहे, फिर बहुत सारी जगह सुमात्रा में रहे, फिर ये जाके चाइना में गए, ठीक है। कई प्लेसेस विजिट किए, ठीक है। और कई बार ये रॉबर्स के द्वारा अटैक भी हुए। उन्होंने कई इंसिडेंट्स लिस्ट किए हैं कि वो कैसे बीच रास्ते में लुटेरे आके उन्हें लूट लिया करते थे कई बार, ठीक है। वो ट्रैवल करते थे उन्होंने ट्रैवल किया कई जगह, जैसे नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, चाइना, इंडिया। ये कहाँ पैदा हुए थे, टेंजियर में। ये कहाँ पे जगह है, मोरक्को में, ठीक है। एक्चुअली 2-3 चीज़ें मुझे और बतानी थी अल बिरूनी के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही फेमस उस समय के जो अकाउंट राइटर थे, ठीक है। तो उनके बारे में ये चीज़ें थी कि क्या होता था कि अल बिरूनी जो थे उनका स्पेशल इंटरेस्ट था संस्कृत की तरफ, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, कई अरेबिक्स में उन्होंने अपने अकाउंट लिखे। प्रोबेबली जो थे उन्होंने क्या, वो फेमिलियर थे ट्रांसलेशन से, किसके संस्कृत, पाली, प्राकृत टेक्स्ट, और उनको वो अरेबिक में ट्रांसलेट भी किया करते थे। और उनकी जो क्या कहते हैं पर्टिकुलर इंटरेस्ट था वो धीरे धीरे करके इंडिया की ओर डेवलप हुआ। किस समय पे, जब गजनी अराइव्ड हुए थे तब की बात हुई, ये जो मोहम्मद सुल्तान मोहम्मद है ना गजनी के तब। तो मुझे ये बताना था स्पेसिफिक पॉइंट कि वो फेमिलियर थे ट्रांसलेशन से, प्राकृत, पाली और इनके भी, तो वो अरेबिक में इनको ट्रांसलेट भी करते थे। तो हम अभी आगे चलते हैं, वो मुझे एक पॉइंट बताना था इसलिए मैं वहाँ पे गई। तो ये प्लेसेस अभी हमने इब्न बतूता के बारे में पढ़ा, तो ये कुछ प्लेसेस हैं, मैप दिया हुआ है कि कौन कौन सी जगह पे इब्न बतूता ने विजिट किया है अपनी लाइफ में, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं फ्रैंकोइस बर्नियर के बारे में। तो जो फ्रैंकोइस बर्नियर थे
वो क्या थे, जैसे कि उस समय क्या होता था, बहुत सारे जब 16th सेंचुरी के आसपास पुर्तगीज़ जो थे वो बहुत सारे अराइव हुए इंडिया पे, ठीक है। और बहुत सारे उन लोगों ने अपने डिटेल्ड अकाउंट भी दिए इंडिया के सोशल कस्टम्स, रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में, ठीक है। कुछ जो थे, जैसे कि उनका नाम था जेस्यूट रॉबर्ट नोबिली, उन्होंने ट्रांसलेट किया इंडियन टेक्स्ट को यूरोपियन लैंग्वेजेस में, ठीक है। उसके बाद कुछ बेस्ट नोन पुर्तगीज़ राइटर्स थे, जैसे कि डुआर्टे बारबोसा, उन्होंने बेस्ट नोन पुर्तगीज़ राइटर थे। ये डिटेल्ड अकाउंट लिखे ट्रेड और सोसाइटी के बारे में, साउथ इंडिया के पर्टिकुलर रेफरेंस में। और फिर 16th सेंचुरी में डच, इंग्लिश और फ्रेंच ट्रैवलर्स, ये सारे के सारे जो है इंडिया अराइव होने लगे थे। उसी बीच एक फेमस फ्रेंच ज्वेलर थे, जीन बैप्टिस्ट, ठीक है, टेनवियर। तो ये क्या थे, ये इन्होंने कम से कम 6 बार इंडिया को विजिट किया है और पर्टिकुलर बहुत फैसिनेटेड थे ये इंडिया के ट्रेडिंग कंडीशन से, और उन्हें कंपेयर करते थे ईरान के और ओटोमन एम्पायर के ट्रेडिंग कंडीशन से। कुछ जो ट्रैवलर थे, जैसे कि इटालियन डॉक्टर मैनुकी, उनके बारे में शायद लिखा हुआ है, वो कभी मतलब उनको इतना अच्छा लगा इंडिया में कि वो कभी यूरोप लौट के वापस गए ही नहीं। कुछ इटालियन डॉक्टर जैसे मैनुकी के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें एक और चीज़ दी हुई है, मतलब इनके बारे में, फ्रैंकोइस बर्नियर के बारे में, कि ये क्या करते थे, कई पार्ट्स में कंट्री के ट्रैवल करते थे और अकाउंट्स लिखते थे। तो उन्होंने ये चीज़ देखी, उन्होंने कंपेयर किया इंडिया की सिचुएशन को यूरोप की सिचुएशन से, और फिर उन्होंने अपनी राइटिंग्स किसको गिफ्ट की, उन्होंने अपनी राइटिंग्स जो है फ्रेंच जो किंग हैं उन्हें मतलब गिफ्ट की, तो लुइस 14 को। अब क्या होता था कि और उसके जो उनके जो कई वर्क्स होते थे वो किस फॉर्म में लिखे होते थे, जो इन्फ्लुएंशियल होते थे, मतलब ऑफिशियल्स, मिनिस्टर्स को, उनके बारे में भी उनके वर्क्स होते थे, ठीक है। और उस पर्टिकुलर एक जो इंडिया की सिचुएशन थी, उनको वो यूरोप की सिचुएशन से हमेशा कंपेयर किया करते थे, क्योंकि हम जहाँ के हैं हम वहीं की एरिया से जो है कंपेयर करेंगे। तो इन वर्चुअली एवरी इंस्टेंस बर्नियर डिस्क्राइब वॉज ही सॉ इन इंडिया एज अ ब्लीक सिचुएशन इस इन कंपेरिजन टू डेवलपमेंट इन यूरोप। एंड जैसे कि हम देखेंगे कि जो असेसमेंट हुआ करते थे वो जनरली पूरे एक्यूरेट नहीं हुआ करते थे, ठीक है। तो उनके जो कुछ वर्क्स हैं उनको पब्लिश भी किया गया, और उनकी जो राइटिंग्स हैं बर्नियर की वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर भी हो गई। तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उनकी जो राइटिंग्स है उनको पब्लिश किया गया। इसी तरह इब्न बतूता जब लौटे थे पूरी दुनिया में बहुत सारी जगहों की सैर करके, तो उनके भी जो राजा थे वहाँ के, उन्होंने भी आदेश दिया था कि इनकी जितने भी अकाउंट थे इनको लिखा जाए और पब्लिश किया जाए। अब बात करते हैं मेकिंग सेंस ऑफ एन एलियन वर्ल्ड, अल बिरूनी एंड द सांस्कृतिक ट्रेडिशन, ओवरकमिंग बैरियर्स टू अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। जैसा कि हमने देखा जो ट्रैवलर्स होते थे वो कंपेयर करते थे सब कॉन्टिनेंट को, जो उन्होंने देखा, विद द प्रैक्टिसेस विच दे आर फैमिलियर। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि जो वो पहले देख लिया करते थे चीज़ें, उसी के हिसाब से वो आगे नई वाली चीज़ों को कंपेयर करते थे। जो ईच ट्रैवलर होते थे वो डिस्टिंक्ट स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करते थे उन सब चीज़ों के लिए। अल बिरूनी की बात करें तो he was aware of the problem inherent in the task he had set himself. He discussed several barriers, कई barriers के बारे में डिस्कस किया, that he felt obstructed understanding. The first amongst these was language. According to him, Sanskrit was so different from Arabic and Persian that ideas and concept would not easily translated from one language to another. अब हम ये चीज़ अल बिरूनी बस नहीं, सबको ही फेस करते हैं, जिसको इंग्लिश नहीं आती वो, जिसको हिंदी नहीं आती वो, क्योंकि अगर हम दूसरी नई लैंग्वेज पढ़ते हैं, वी रीड एन अदर लैंग्वेज, देन वी फील दैट अ ट्रांसलेशन इज नॉट वेरी इजली. If someone speak in English and you don't know English, then you will try to translate those English words into Hindi. So आप जानते हैं ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ती है. जो दूसरा बैरियर हुआ करता था वो उन्होंने डिफाइन किया है डिफरेंसेस का, रिलीजियस बिलीफ में, प्रैक्टिसेस में, ठीक है. द सेल्फ एब्जॉर्प्शन एंड कंसिक्वेंट insularity of the local population, according to him, constituted the third barrier. What is interesting is that even though he was aware of these problems, Al-Biruni depended
almost exclusively on works of Brahman, often citing passage from the Vedas, the Purans, the Bhagavad Gita, the work of Patanjali, Manusmriti, etc. to provide an understanding of Indian society. अब ये देखिए कि अल-बरूनी ने कितनी सारी चीज़ों को रेफर किया पर्टिकुलर एक इंडियन सोसाइटी का ओवरव्यू लेने के लिए। अब हम बात करते हैं अल-बरूनी के डिस्क्रिप्शन के बारे में। कास्ट सिस्टम का डिस्क्रिप्शन उन्होंने क्या दिया है, तो उन्होंने ट्राई किया कास्ट सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए बाय लुकिंग फॉर पैरेलल इन सच सोसाइटीज़। ही नोटेड, उन्होंने नोट किया दैट एंशिएंट पर्शिया जो था वहाँ पे भी 4 सोशल कैटेगरीज हुआ करती थी पर्शिया में, जिनको रिकॉग्नाइज करते थे नाइट्स एंड प्रिंसेस, मॉक्स, फायर प्रीस्ट, लॉयर्स, फिजिशियंस, एस्ट्रोनॉमर्स एंड अदर साइंटिस्ट, एंड फाइनली पीजेंट्स एंड आर्टिसंस। ये जो पर्टिकुलर सोशल ग्रुप्स थे ये एंशिएंट पर्शिया के रेफरेंस में उन्होंने बताए। दूसरे वर्ड्स में उनका कहना ये था, उन्होंने ये सजेस्ट किया कि सोशल डिविजन्स थे वो यूनिक नहीं थे इंडिया में, वो सिर्फ यूनिक नहीं थे कि इंडिया बस में सोशल डिविजन थे और पूरे वर्ल्ड में बहुत समानता, एकता और अखंडता थी, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि एंशिएंट पर्शिया में भी ग्रुप्स बटे हुए थे, तो इंडिया में बटना कोई आम बात, कोई वो बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी बात नहीं है, ठीक है। उसी तरह एट द सेम time he pointed out that within Islam all men were considered equal, differing only in their observance of piety। अब इस्लाम के रेफरेंस में ये बताया कि जो ज़्यादातर बैन होते थे उनको कंसिडर किया जाता था इक्वल। इन स्पाइट ऑफ हिज acceptance of the Brahmanical description of the caste system, Al-Biruni disapproved of the notion of pollution. He remarked that everything which falls into the state of impurity strives and succeeds in regaining its original condition of the purity. The sun cleanses the air, the salt in the sea prevents the water from becoming polluted. If it were not so, insisted Al-Biruni, life on earth would have been impossible. उन्होंने कुछ चीज़ को रेफरेंस लेके बताया कि जो सन है वो हवा को क्लीन करते हैं, जो सॉल्ट है वो समुद्र को के वाटर को प्रिवेंट करती है पॉल्यूट होने से। इसी तरह जो कुछ चीज़ें हैं लाइफ में, लाइफ ऑन अर्थ है, वो भी इन सब चीज़ों के बिना इन सब चीज़ों के बिना जो है वो इम्पॉसिबल है, मतलब। और जो ये कॉन्सेप्ट है सोशल पॉल्यूशन का, जो ये बहुत इंट्रिंसिक है कास्ट सिस्टम के लिए, और अकॉर्डिंग टू हिम, उनके हिसाब से ये कॉन्ट्ररी है लॉ ऑफ नेचर के। तो जैसा कि हमने देखा कि अल-बिरूनी का डिस्क्रिप्शन जो था कास्ट सिस्टम पे बहुत डीपली इन्फ्लुएंस था, जो भी उन्होंने स्टडी की संस्कृत टेक्स्ट में, विच ही लेड डाउन द रूल्स गवर्निंग द सिस्टम फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ब्राह्मण्स। हाउएवर, कैसे भी रियल लाइफ द सिस्टम वॉज नॉट क्वाइट as rigid. For instance, the category defined as antyaj, literally born outside the system, were often expected to provide expensive labor to both peasants and zamindars. इन सब चीज़ों के बारे में हम 8th चैप्टर में डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे, अभी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। इन अदर वर्ड्स, क्योंकि अभी हम ज़्यादा दिमाग लगाएंगे हमको समझ में आने वाला नहीं, क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया नहीं, तो हम अभी 8th चैप्टर का वेट करते हैं और 8th चैप्टर में इसको अच्छे से पढ़ेंगे। दूसरे वर्ड्स में, while they were often subjected to the social oppression, they were included within the economic network। तो लास्ट में उन्होंने कास्ट सिस्टम पे अपनी कमेंट की है अल-बिरूनी ने, और इन सब चीज़ों को ही उन्होंने अपनी बुक किताबुल हिंद या तहकीके हिंद में दिया है डिस्क्रिप्शन। तो आज हम इतने टॉपिक्स पढ़ेंगे, इसके बाद हम 5th सब टॉपिक से स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर and subscribe our channel Vani Academy. We are here to empower, involve and encourage you. Thank you.